हे गाइस, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके पहले कुछ छोटी सी अनाउंसमेंट मुझे आपके साथ शेयर करनी है। हाँ जी, दिस इज अवेयरनेस ऑफ द फ्री रिसोर्सेज एंड ऑफ द करंट बैचेस विच आर going to come up for May 23 examinations, and we personally bet that this is going to be the best possible course for पेपर नंबर 3 CA फाइनल एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल थिंग्स। मैम क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि जो हमारा बैच हम कंडक्ट करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी इन द वर्चुअल मोड। सो ये हम लोगों ने प्रीमियम स्टूडियो रिकॉर्डिंग कंटेंट अंडर अन अकेडमी स्टूडियोज लॉन्च कर दिया है, वेर इन यू विल ऑल्सो हैव द बेनिफिट टू गेट द सब्सक्रिप्शन सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सो दीज आर द प्राइजेस विच यू कैन अंडरस्टैंड कि ये वाले प्राइजेस जो है ये सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन के हैं, एंड ऑल्सो यू कैन यूज द कोड ऑडिट सार इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अभी के लिए जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है वो चल रहा है इन द रेंज ऑफ 10 to 20%। ठीक है, ओके, सो व्हाट डज दिस रिकॉर्डिंग कंसिस्ट ऑफ? दिस रिकॉर्डिंग कंसिस्ट ऑफ द थरो ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग, बेस से लेकर के टॉप अंडरस्टैंडिंग्स तक सारे कंसेप्ट्स कवर अप है। सेकेंड, न्यूमोनिक, मेमोरी टेक्निक, एनिमेशंस, पिक्चोरल मेमोरी के साथ साथ ये पूरा ही ऑडिट सब्जेक्ट आपको समझाया जाएगा। वील ऑल्सो बी कवरिंग अप द क्वेश्चन बैंक, द MTP, द RTP, द MCQs, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर बैच। ठीक है, सो ये है हमारा अपकमिंग ऑफरिंग्स फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज गोइंग टू अपियर फॉर May 23 ऑनवर्ड्स। तो अगर आप May 23 ऑप्ट कर रहे हो या November 23 के स्टूडेंट्स हो, दिस बैच इज स्पेसिफिकली फॉर। ठीक है, सो इसकी जो सब्सक्रिप्शन लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है आप लोगों के लिए। सो यू कैन सब्सक्राइब टू द कोर्सेज, टेक अप द स्टडीज एंड स्टार्ट विद द कोर्स। ठीक है, चलिए नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द करंट टॉपिक। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अब जो हमें प्रोविजन स्टार्ट करना है वो है स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 123 to 127। सो बिफोर आई टेक यू थ्रू ऑल दिस थिंग्स, द लीगल रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले समझना जरूरी है। ठीक है, सो प्लेन अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए, जो भी हम लोग लिख रहे हैं आई होप यू ऑल आर कॉपिंग। सो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिविडेंड? डिविडेंड क्या होता है? सो डिविडेंड इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट विच द कंपनी शेयर्स विद द मेंबर्स। बराबर। सो अगर आज हमारी एक कंपनी है के लिमिटेड, इस के लिमिटेड में खूब खूब प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब इस के लिमिटेड में जो इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वो हम किसके साथ बांटेंगे? सबसे पहले तो हम हमारा रेम्यूनरेशन, जो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट, सब कुछ पे करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बचा है ये किसके साथ शेयर करेंगे? एब्सोल्युटली मेंबर्स के साथ। So whenever I try declaring the profit to my members, that is known as dividend. The profit is divided between the members. Simple and straight. This profit, this dividend is divided into two parts, means a kind of two category. एक होता है annual dividend, जो हर साल annual general meeting में members approve करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं, मेंबर्स अप्रूव करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर होता है। एक होता है इंटरीम डिविडेंड। सो व्हाट इज इंटरीम डिविडेंड? बिटवीन टू AGMs, अगर हमारा कोई क्वार्टर, अगर हमारा कोई इंटरीम पीरियड में प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है, सो कंपनी खुश होकर के इंटरीम पीरियड में बिटवीन टू AGMs भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। सो दैट डिविडेंड इज नोन एज इंटरीम डिविडेंड। इतना क्लियर है? अब समझो एक छोटी सी कहानी हमारी जुबान। से फॉर एग्जाम्पल ये है राजा। ठीक है, ये जो राजा महाराजा है इनकी जो प्रजा है, ठीक है, ये राजा महाराजा को हर साल हर बार खूब खूब तरक्की होती है। तो राजा महाराजा हर बार हर साल अपने राजमहल से हर प्रजा को खूब सोना मोहर देते थे, बहुत ज़्यादा पैसा। ठीक है, एक साल ऐसा आया जहाँ पे नेचुरल कैलामिटी, एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल कैलामिटी की वजह से ना एग्रीकल्चर हुआ, मतलब ना फसल हुई, ना ही कोई ट्रेड वगैरह हुआ, एंड वॉर हो गया, वॉर। तो राजा को सब जगह से पैसे, मतलब पैसे देने पड़ी, वॉर होनी पड़ी, बहुत ही क्रूशल सिचुएशन थी। पर राजा के दिमाग में आया कि मैं हर बार, दादाजी, मेरे पापा, मैं, मेरे बड़े भैया हर साल हमारी प्रजा को सोना मोहर तो देते ही है, तो इस साल भी हमें कुछ सोना मोहर देने चाहिए। बट करंट ईयर में इस साल
ना फसल अच्छी उगी है, ना ट्रेड अच्छा हुआ है, वॉर हो गया वो अलग। अब मुझे बताओ ये जो राजा जी है वो करे तो क्या करे? वो अपने दादाजी के भंडार के वहां जाएंगे। यस, अगर उनके पास करंट ईयर खुद के ही राज्य से प्रॉफिट होता तो वो अपने राज्य के सारी प्रजा को देते, बट नहीं है तो कहाँ जाएंगे? जो उनके दादाजी मतलब पर दादाजी ने भंडार जमा कर रखा है वो खुलवाते। अपने सेनापति को आदेश दिया कि सेनापति दादाजी के पर दादाजी के बनाए हुए भंडार को खोल दिया जाए, उस भंडार में से सोना मोहर निकाल लिए जाए और इस साल अपनी प्रजा में बंटवाए जाए। बट एक मिनट, चलो ठीक है, भंडार खोलने के लिए तो हम तैयार हैं, दादाजी की आत्मा को भी शांति मिलेगी कि ठीक है यार, हमारा पोता जो राजा बना है राज्य को अच्छी तरीके से संभाल रहा है। बट एक क्वेश्चन है मेरा, गौर से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। व्हेन राजा is opening the bhandar of great grandfathers, he'll have to think twice ना। दादाजी है, पापा है, वो एवरी ईयर 10-10 सोना मोहर हर घर पे देते थे। इस बार राजा ने क्या कहा कि ठीक है ना, मेरे राज्य से या फिर मेरे साल से थोड़ी पैसा जा रहा है, वो तो पुराने दादाजी के भंडार में से पैसे निकाल रहे, नाम तो मेरा होगा बट पैसे तो दादाजी के भंडार से जा रहे। सो कैन दिस ईयर राजा डिक्लेयर 20 सोना मोहर पर फैमिली? Think and answer. Every year, since past so many years, decades, 10 sona mohar per family was given to every praja, every member of the राज्य। तो क्या इस साल जब भी उनके खुद के पास प्रॉफिट्स नहीं है, वो जब भी ओल्ड रिजर्व्स से पैसे निकलवा रहे हैं, उन ओल्ड रिजर्व्स में रेगुलर रूटीन से ज़्यादा डिविडेंड देना या फिर रेगुलर रूटीन से ज़्यादा सोना मोहर देना सही रहेगा? नहीं रहेगा। सो यही है डिविडेंड की कहानी। समझिए, अब जो हमारे कंसेप्ट है उस पर ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 1, सो वी कैन डिक्लेयर डिविडेंड, सो ईदर द एनुअल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड फ्रॉम द करंट ईयर प्रॉफिट। सेकेंड, we can also declare dividend from current year profit or the previous year's profit. We can also declare dividend from the accumulated reserves, that is only previous year's profits. Last, we can declare dividend from any kind of grants, any kind of amount which is given to us by central government or state government, मतलब government ने grant दे करके रखी। So what are the 4 reserves या फिर what are the 4 sources from where we can declare dividend? Current year profit, previous year profit, combination of current year and previous year profit, government grants। ठीक है, 4। Next point, if current year I have profits, enough profit I have, अब ये मेरी मर्जी है कि मुझे जितना प्रॉफिट, जितनी तरक्की मिली है, मुझे जितना डिविडेंड डिक्लेयर देना है, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द रेट, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अमाउंट, मुझे जितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है मैं कर लूँ। क्यों? क्योंकि करंट ईयर में जब मेरा राज्य चल रहा है प्रॉफिट हुआ है, तो अब मेरी मर्जी। बट पॉइंट नंबर 2, अगर करंट ईयर में आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स, वी हैव इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, पैसे ज़्यादा नहीं है, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है एंड वी आर टेकिंग आउट मनी फ्रॉम द प्रीवियस रिजर्व्स, accumulated reserves, we have to follow some rules. So rules says, point number 1, you cannot declare dividend more than the rate of dividend, you cannot declare more than the average of 3 years rate of dividend. So if previous year में 10% था, उसके पहले 10% था, उसके पहले 10% था, तो average 10%. You cannot declare the rate of dividend more than the 3 years average rate. Amount of dividend is also having some kind of restriction. बोलता है only 1/10 you can use from that reserves. Once the reserves are set out, you need to set off your current year's losses. कि ठीक है, पहले लॉसेस भरो, पहले अपनी जो रेगुलर रूटीन में खर्चे किए उसको भरो, उसके बाद एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में आप डिविडेंड डिक्लेयर करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 4th कंडीशन सेज कि जब भी आप दादाजी के भंडार से पैसे ले करके आओ, मेक श्योर भंडार में आफ्टर योर विड्रॉवल पैसे बचे हैं। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, यू आर नॉट मेकिंग द भंडार सस्टेनेबल, आप करंट ईयर में पूरा भंडार खाली कर दो, अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए पैसे। इसके लिए कुछ ऐसी कंडीशंस है जो मेरे को आपको पढ़ानी है। तो पहली बात समझी, डिविडेंड। दूसरी बात क्या थी? एनुअल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। तीसरी बात क्या थी? कहाँ से देंगे डिविडेंड। सो हम लोगों ने 4 सोर्सेस पढ़े, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, कॉम्बिनेशन ऑफ करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड गवर्नमेंट।
फिर हम लोगों ने पढ़ा इफ करंट ईयर में इनसफिशिएंट रिजर्व्स है वी कैन यूज द एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स ऑफ द प्रीवियस ईयर बट सब्जेक्ट टू 4 कंडीशंस, रेट पे, अमाउंट पे, सेट ऑफ पे, विड्रॉवल पे, सब पे लिमिट्स हैं। अब बढ़ते हैं आगे, ये सारा का सारा चीज विड्रॉवल, डिविडेंड, ये सारा चीज थोड़ा सा आज मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करने का सोचा। आई थॉट कि आई डिक्लेयर डिविडेंड। मैंने बीइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैंने प्रपोज किया कि मेंबर्स मैं चाहती हूँ कि इस साल हम लोग 10% का डिविडेंड डिक्लेयर करें। आपने भी अप्रूव किया कि हाँ जी मैडम प्रॉफिट तो अच्छा खासा हुआ है, 10% डिविडेंड डिक्लेयर कर लेते हैं। मैंने बोला बस ये बात हवा हो गई। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तीसरे महीने में आप लोग मेरे पास आए, अरे मैडम आप बड़ा डिविडेंड प्रपोज करके बैठे थे, हमने डिक्लेयर भी तो किया था, उसका क्या हुआ? मैंने कहा अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी, मुझे कोई पैसे नहीं देने आप लोगों को, मैं तो बिजनेस को बढ़ाने का काम कर रही हूँ, आप तो अननेसेसरी डिविडेंड कर रहे हो। आपको कैसा लगेगा बताओ मुझे? अच्छा लगेगा? नहीं। क्या बोलेंगे आप कि अरे मैम हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया, हमने ये रेजोल्यूशंस पास किए कि यस द डिविडेंड शुड बी पेड, द अमाउंट शुड बी पेड आउट, एंड ये सब होने के बाद अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे ना करें तो नहीं चलेगा। इसके लिए लॉ ने एक प्रोविजन क्रिएट किया कि जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हो उसके 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टीज लगेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ में आया आप लोगों को? पक्का? सो ये है डिविडेंड की कहानी हमारी जुबानी। सो अगर इंट्रोडक्शन क्लियर है तो वी कैन स्टार्ट राइटिंग द कंटेंट इन द बुक्स। एवरीथिंग क्लियर? इजी इनफ? सो बस यही 4 से 5 सेक्शंस है स्टार्टिंग फ्रॉम 123, 124, 125, 126 एंड 127। ये 4-5 सेक्शंस है इस पॉइंट में। शुरू करें अभी? चलिए। सेक्शन नंबर 123, that is declaration of dividend. So what is dividend? Dividend का मतलब होता है it is a share of profit which is distributed amongst the shareholders, the members. It also includes interim dividend. Interim dividend के ब्रैकेट में लिखिए the dividend declared between 2 AGMs. Declared between 2 AGMs. Next, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। क्या सोर्सेस है? मैंने आपको मीनिंग बताया, अब आता है सोर्सेस। सबसे पहला करंट ईयर्स प्रॉफिट ओनली आफ्टर डेप्रिसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो आप डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सो वॉट एवर प्रॉफिट्स यू विल बी यूजिंग फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शुड ऑलवेज बी आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, बोथ एक्यूमुलेशन ऑफ ए एंड बी। बट हाँ ध्यान रहे जब भी आप प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या फिर एक्यूमुलेशन यूज कर रहे हैं, दादाजी के भंडार वाला केस काम आएगा। whenever you are taking out money from the previous year's accumulated reserves you need to fulfill 4 conditions. क्या conditions है मैं आगे पढ़ाती हूँ। and any money which are provided by central government, state government. So, provided that in computing profits, any amount representing unrealized gains, notional gains, revaluation on assets, in carrying amount of assets and liabilities shall be excluded. मतलब क्या? जब भी हम लोग प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स के बारे में बात करें या करंट ईयर प्रॉफिट्स के बारे में बात करें, नोशनल प्रॉफिट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड इन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है? सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। सो कई बार आपने ये सुना होगा द वे वी ट्राई ट्रांसफरिंग डिविडेंड इक्वल अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ऐसा पहले था? यस, इट वाज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि जितना डिविडेंड हम डिक्लेयर करते हैं उतना एक बुक एंट्री पास करनी पड़ती थी, ट्रांसफर ऑफ द सेम अमाउंट टू रिजर्व्स। But now it is not mandatory. If at all you want to transfer such amount, company may declare any dividend and transfer such percentage to reserves, but this transfer is not mandatory. ठीक है? इस पे MCQ क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। अब आता है accumulated reserves। लिखो दादाजी का भंडार।
अब ये दादाजी के भंडार में से जब भी हम लोग पैसे निकलते हैं उसमें हमें 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहला कंडीशन कुछ इस प्रकार है कि आपके प्रीवियस ईयर के जो रेट्स है ऑफ डिविडेंड शैल नॉट बी एक्सीडिंग द करंट ईयर्स रेट। सो हम लोगों को क्या करना है, करंट ईयर्स रेट शैल बी मैक्सिमम द एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 years डिविडेंड रेट। सो पहला, the rate of dividend declared shall not exceed, underline, shall not exceed the average rate of previous 3 immediately preceding previous years। तो अगर immediately preceding 3 years में इस साल मुझे डिविडेंड डिक्लेयर करना है, मुझे नहीं पता कितना रेट करूँ। इसके पहले मैंने 8% डिविडेंड डिक्लेयर किया था, उसके पहले मैंने 12% डिविडेंड डिक्लेयर किया था, उसके पहले मैंने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया था। इसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस 3 years का एवरेज निकालूंगी 10। हम लोग बोलेंगे द मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड विच आई कैन इशू, विच आई कैन डिक्लेयर इन द करंट ईयर इज 10%। समझ में आया? पक्का श्योर? सो द फर्स्ट पॉइंट इज द रेट ऑफ डिविडेंड कैन बी मैक्सिमम, इट कैन नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 years रेट ऑफ डिविडेंड। हाउएवर दिस रूल विल नॉट अप्लाई इफ प्रीवियस 3 years में से कोई भी साल में डिविडेंड नहीं दिया। अगर 3 साल में से कोई एक साल में डिविडेंड नहीं दिया तो 2 साल का एवरेज लेने थोड़ी बोला है। एक्ट क्या कहता है? 3 years का प्रॉफिट, 3 years का डिविडेंड। सो हाउएवर दिस रूल विल नॉट अप्लाई व्हेन if the company has not declared any dividend in each of 3 preceding years. In each of 3 preceding years. Next, अब आता है रेट के बाद अमाउंट। अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हैं? मैंने ये सोच तो लिया 10% डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। अमाउंट कितना विड्रॉवल कर सकते हैं भंडार में से, मतलब कितना अमाउंट हम लोग विड्रॉ निकाल सकते हैं? बोलते हैं मैक्सिमम 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। सो दिस इज ऑन रेट, दिस इज ऑन अमाउंट। रेट, अमाउंट। अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हैं? टू बी विड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। ठीक है? So the sum of paid up share capital and free reserves as appearing in the immediately preceding audited financial statements. So this is the amount, maximum amount. Third, कि जैसे ही अमाउंट हम लोगों ने विड्रॉ किया इसका यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए? तो द फर्स्ट यूटिलाइजेशन शुड बी, देखो बच्चों, अगर इस साल आपको लॉस हुआ है, इस साल आपको करंट ईयर में कुछ खर्चे पे करना बाकी हैं, तो बिफोर आप प्रजा को दो उसके पहले आप आपके राजमहल की इलेक्ट्रिसिटी बिल तो भर दो, है ना? सो व्हाट इट इज, ये पैसा आपको यूटिलाइज करना है फर्स्ट इन ऑर्डर टू सेट ऑफ द लॉसेस इनकर्ड इन द करंट ईयर। ठीक है? सो पैसे जो भी हम लोगों ने विड्रॉ किए, जो 1/10 का अमाउंट हम लोग विड्रॉ करके लेकर के आए मैक्सिमम, उसमें से हम लोगों को सेट ऑफ करना है करंट ईयर्स का लॉसेस। लास्ट वाला लिमिट है ऑन द बैलेंस आफ्टर विड्रॉवल। बैलेंस आफ्टर विड्रॉवल, मैंने कहा कि चलो मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से विड्रॉवल करके आई, बट अभी भी भंडार में कुछ पैसा बचा होना चाहिए। पूरा भंडार खाली कर दूं क्या? नहीं, उस भंडार में अभी भी मिनिमम एटलीस्ट 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी देयर इन दैट रिजर्व। सो शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। याद रखिएगा 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, दिस इज पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स एक्यूमुलेशन। विड्रॉवल के बाद जो बैलेंस है ना, दैट इज 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एज अपियरिंग इन द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो 4 कंडीशन फुलफिल करनी है, रेट पे, अमाउंट पे, यूटिलाइजेशन पे और विड्रॉवल के बाद बैलेंस पे, सब पे लिमिट है। ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करके मैं एक्यूमुलेटेड रिजर्व से पैसे विड्रॉ करके डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हूँ। नेक्स्ट नोट, such dividend shall be declared only from free reserves. As I told you, revaluation reserves, statutory reserves, notional reserves shall not be utilized. Company can declare dividend only after providing the previous year's losses and depreciation. That is already known to you. Current year का loss हमको पहले satisfy करना है, knock off करना है, depreciation charge करना, उसी के बाद declaration of dividend होगा. Next,
इंटरीम डिविडेंड वाला पॉइंट, सेम पॉइंट इंटरीम डिविडेंड के लिए भी अप्लाई होता है कि अगर आपको लगता है कि इंटरीम फेज में आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है, उसके लिए भी आपके पास पैसे नहीं है, तो सेम एवरेज ऑफ 3 years अप्लाइज आउट ओवर हियर। बोलता है कि डिविडेंड जो डिक्लेयर किया उसको 5 दिन के अंदर अंदर एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। एंड हाँ, इंटरिम डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 AGMs, वेरी वेल डन। अगर आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट नहीं है, प्रीसीडिंग क्वार्टर में पैसा नहीं है, तो ध्यान रहे द रेट शैल नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ 3 years। दिस एवरेज ऑफ 3 years वाला पॉइंट शैल नॉट अप्लाई टू अ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब 100% ओन, एंटायर होलली ओन गवर्नमेंट कंपनी। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, चेक, वारंट्स, कुछ भी चलेगा। If the company fails to comply with the provision of section 73 and 74, that is public deposits, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया, अगर आपने आपके करंट ईयर की सैलरी वगैरह पे नहीं की, अगर आपने राज्य के सभा जितना भी राजमहल का खर्चा है वो नहीं निभाया, तो क्या प्रजा में पैसे बांटने चलेंगे? नहीं ना। सो सेम चीज़ अप्लाई होता है यहाँ पे। कंपनी ने अगर पब्लिक डिपॉजिट्स लेकर के रखा है, सेक्शन 73 एंड 74 रिलेट्स टू पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। सो अगर कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करके रखा है, देन इन दैट केस द कंपनी शाल बी प्रोहिबिटेड। अगर पब्लिक डिपॉजिट लेकर के रखा है एंड पेमेंट करने में लापरवाही की है, तो बॉस रुक जाओ, पहले वो सारा चीज़ निभाओ, उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर करना। So if fails to comply with the provision of this, then the company will be prohibited to declare dividend. Make sense? Surely? Pakka? Yeah, so there you complete section number 123. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं with 124. तो पहले इसका explanation कर देते हैं, then we'll go ahead with 124. 124 सेक्शन 124 कहता है कि जैसे आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपने उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। हाँ, 124 कहता है उसका पे आउट, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। बोलते हैं जैसे ही आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उसके 30 days के अंदर अंदर उसका पे आउट हो जाना चाहिए, उसका पे आउट हो जाना चाहिए। तो कंपनीज के लिए भी, जैसे आपको बुरा लग रहा था कि मैंने डिक्लेयर करने के बाद पैसे नहीं दिए, तो कंपनीज एक स्पेसिफिकली प्रोविजन लेकर के आया है। आई एम ड्रॉइंग अ टाइम लाइन आउट फॉर यू। दिस इज द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। Within 5 days, I need to transfer this to a separate bank account. यहाँ तक सेपरेट बैंक अकाउंट। विदिन 30 days, यहाँ से लेकर के यहाँ तक विदिन 30 days आपको ये पैसा पे आउट कर देना है, पे आउट। बट जैसे ही आपने पे आउट करने का सोचा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बैंक, जिनका नाम, जिनका ईमेल आईडी, ये वो डिटेल्स, टाइटल कुछ क्लियर नहीं है, एंड उस वजह से डिविडेंड अनपेड रह जाता है। क्या रह जाता है? अनपेड रह जाता है। सो इफ एट ऑल यहाँ से कुछ अमाउंट, सम सर्टन अमाउंट अनपेड रह जाता है, तो विदिन 7 days, विदिन हाउ मेनी डेज? विदिन 7 days फ्रॉम दिस एंड ऑफ 30th डे आपको ये पैसा ट्रांसफ़र कर देना है टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। मैम अगर नहीं किया तो पेनल्टी है भाई साहब। मैम अगर यहाँ पे ये अगर 30 दिन में पे आउट नहीं किया तो पेनल्टी है अंडर 127। अगर ये अनपेड डिविडेंड में ट्रांसफ़र नहीं किया फिर भी पेनल्टी है भाई साहब। जिस दिन पे आपने ये पेमेंट कर दिया, सी फॉर एग्जांपल ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज है, यहाँ तक आपको ट्रांसफ़र करना था, यहाँ तक आपको ट्रांसफ़र करना था, बट आपने पेमेंट मतलब पेमेंट टू अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट यहाँ पे कर दिया 5वें दिन पे। कौन से दिन पे? 5th डे पे। तो जिस दिन पे ट्रांसफ़र किया उस दिन से 90 days के अंदर अंदर आपको एक स्टेटमेंट रिलीज़ करना है।
क्या करना है, स्टेटमेंट रिलीज करना है, मेकिंग इट अवेयर टू ऑल द शेयर होल्डर्स, और ये स्टेटमेंट वेबसाइट पे जाना चाहिए। क्या लिखना है स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में लिखना है द लास्ट नोन नेम ऑफ द शेयर होल्डर, ये क्या, कौन है शेयर होल्डर, कितना अमाउंट है, जो लास्ट डिटेल्स आपको पता है ना, इन सारी चीज़ों को मेल मिला करके एक स्टेटमेंट बनाना है आपको। और वो 90 दिनों के अंदर अंदर, जैसे ही आपने अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, जिस दिन पे आपने पैसे ट्रांसफर किए उस दिन से 90 दिनों के अंदर अंदर ये स्टेटमेंट बन जाना चाहिए और अपनी वेबसाइट पे पोस्ट हो जाना चाहिए। कहाँ पे? वेबसाइट पे। और एक चीज बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही आपने ये पैसा अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया, ये दिन था, इस दिन से ये पैसा 7 साल तक इस अकाउंट में पड़ा रहेगा। कितने साल तक? 7 साल तक इस अकाउंट में पड़ा रहेगा। मैम से फॉर एग्जाम्पल 7 साल यहां हो गए, कंप्लीशन ऑफ 7 ईयर्स। अब क्या करेंगे? जैसे ही 7 साल कंप्लीट हुआ, आपको ये पैसा ट्रांसफर कर देना है टू IEPF अकाउंट, ट्रांसफर द फंड्स टू इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IEPF अकाउंट। समझ में आता है? मैम ये IEPF अकाउंट क्या है? ये गवर्नमेंट ने बनाया हुआ अकाउंट है एंड इस अकाउंट में ये सारा पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए। यस, अगर शेयर होल्डर यहाँ पे आ जाता है अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट से पैसा मांगने के लिए, यहाँ तक तो अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में पैसा है, शेयर होल्डर आता है, बोलता है कि ये अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट से मुझे मेरा पैसा दो, तो कैन ही क्लेम इट? यस। ये शेयर होल्डर यहाँ पे आता है, आफ्टर द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू IEPF अकाउंट, IEPF अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद आता है, मतलब यहाँ पे। कैन ही क्लेम द अमाउंट फ्रॉम IEPF अकाउंट? यस। मेक सेंस? पक्का? सो ये सारा का सारा प्रोविजन है विथ रिगार्ड्स टू 124, यहाँ पे आता है 124 अनक्लेम डिविडेंड अनपेड डिविडेंड। फिर ये पेनल्टी वाला प्रोविजन है वो दिखाई देता है 127 में। IEPF अकाउंट का प्रोविजन है सेक्शन नंबर 125। एक और सेक्शन है बीच में जो कि बात करता है विथ रिगार्ड्स टू राइट एंड बोनस शेयर्स विथ रिगार्ड्स टू डिविडेंड ऑन द शेयर्स विच आर पेंडिंग ट्रांसफर, मतलब जिसका ट्रांसफर पेंडिंग है उसके लिए। तो 124 हम लोग होल्ड पे रखते हैं। बाकी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है 124, 125, 126 होल्ड पे है, 127। तो चलिए ये 3 सेक्शंस को किताब में जाकर के पढ़ लेते हैं। टाइमलाइन क्लियर है? पक्का श्योर? चल लेट्स गेट स्टार्टेड। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड नॉट पेड और क्लेम्ड विद इन 30 डेज, मतलब 30 डेज के अंदर अंदर पे आउट करना था। अगर नहीं हुआ विद इन 30 डेज देन इट शैल बी ट्रांसफर टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 7 डेज एंड उस अकाउंट का नाम है अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। कंपनी शैल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट नोन नेम्स, एड्रेस, अनपेड डिविडेंड जो अमाउंट है वो ऑफ ईच पर्सन एंड पोस्ट इट ओवर द वेबसाइट। बेसिकली हम लोगों को उसको वेबसाइट पे डालना है विद इन 90 डेज फ्रॉम मेकिंग सच ट्रांसफर। अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने में डिफॉल्ट किया है, मतलब यहाँ पे डिफॉल्ट किया है, मैंने बोला पेनल्टी है। अगर यहाँ पे अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने में डिफॉल्ट किया है, आपको इंटरेस्ट बेयर करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 12%, एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है? सो जितना दिन डिले, जैसे कि 7 दिन यहाँ पे ख़त्म हो गया और आपने यहाँ पे कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र किया, दिस इज़ अ डिले ऑफ 10 डेज एग्जाम्पल। सो डिले ऑफ 10 डेज विल हैव 12% इंटरेस्ट पर एनम का इफेक्ट। देन द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। अंडरलाइन करो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने में जो डीले आपने किया है उस पर इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 12%।
एंड ये सारा इंटरेस्ट का बेनिफिट जाएगा हमारे शेयर होल्डर को. नेक्स्ट, the amount which remains in the unclaimed dividend account, it can remain for 7 years in the same account. And उसके बाद it shall be transferred to IEPF account along with the interest of 7 years. हाँ, IEPF account में ट्रांसफर नहीं करना है if the shares are mortgaged, shares are pledged, there is a specific order, या फिर 7 साल के बीच में पहले ही शेयर होल्डर आकर के अपना पैसा ले गया है, ये वाला क्लॉज. अगर यहाँ पे शेयर होल्डर आकर के पैसा ले करके गया है तो हम लोग क्या ट्रांसफर करेंगे आईपीएफ में? कुछ नहीं. अगर क्लेम हो चुका है पैसा तो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, नॉट टू ट्रांसफर दिस फंड्स टू आईईपीएफ अकाउंट. ठीक है, अगर क्लेम हो गया है तो. राइट टू क्लेम द शेयर्स ट्रांसफर टू आईईपीएफ अकाउंट. मैम, ओनर क्या आईईपीएफ अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने के बाद भी क्लेम कर सकता है? यस. पेनल्टी. बच्चों, अगर आपने प्रोविजन ऑफ 124 कॉन्ट्रावीन किया है तो कितनी पेनल्टी लगेगी? कंपनी को लगेगी पेनल्टी मिनिमम ऑफ ₹1,00,000, ₹500 per day till the default continues, up to maximum of ₹10 lakhs. ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लगेगा 25,000, ₹100 per day till the default continues, up to maximum ₹2 lakhs. वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन. बोलता है कि अगर आपने आईईपीएफ अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने में डिले किया है, अनक्लेम डिविडेंड पैसा ट्रांसफर करने में डिले किया है तो 12% का इंटरेस्ट. आईईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए पैसा डिले किया है तो इतना पेनल्टी लगेगा कंपनी को और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को. आईईपीएफ अकाउंट कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. तो ये जो इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड हम लोग बार बार बोल रहे हैं पैसा ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना है. इट एक्चुअली इंक्लूड्स व्हाट? So it is established by central government. All the amounts with regards to the shareholders, जो shareholders को पे नहीं हुए, which should be used for shareholders, जो उनको पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे. जैसे कि ग्रांट्स, डोनेशन है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी अनपेड डिविडेंड, कोई रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कोई इनकम जनरेट हुआ है, उस पैसों से कोई इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया है, उस इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है. सो जो भी पैसा शेयर होल्डर्स के हक का है जो उन तक नहीं पहुँचा है वो हम लोग IEPF में ट्रांसफ़र करेंगे. एज वेल एज गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दे करके रखी है, गवर्नमेंट ने कोई एडिशनल इनकम दे करके रखी है, ये सारा चीज़ यहाँ पे होगा. ये पैसा कहाँ और कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है? सो पैसा कैन बी यूटिलाइज टू जनरेट मोर इनकम. इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. द रिफंड इन सच अमाउंट, बेसिकली अगर रिफंड देना है, मेच्योर डिपॉजिट्स है, डिविडेंड है, कोई प्रमोशंस करना है, कोई अवेयरनेस है, डिस्ट्रीब्यूशंस, बेसिकली कोई अमाउंट कोर्ट केस के वाया चल रहा है, लीगल एक्सपेंडिचर बेयर करना है, कोई एनी अदर पर्पसेस विच यू फील विच आर इंसिडेंटल फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर्स. अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रकार का अकाउंट क्रिएट किया है या फंड क्रिएट किया है, तो उसका ऑडिट होना चाहिए. गवर्नमेंट का फंड है, ऑडिट कौन करेगा? वेरी गुड, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. सो टू क्लेम एनी अमाउंट फ्रॉम द फंड्स, एप्लीकेशन इज टू बी गिवन टू द अथॉरिटी कि बॉस मैं हूँ वो शेयर होल्डर, मुझे ये पैसा चाहिए. अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ 1 chairman, 7 members and 1 CEO for that fund. Relevant records, documentation are required to be maintained in consultation with CAG. CAG क्या करेगा? CAG will be doing the audit report and basically जो audit report आए about the utilizations of the fund, authority को हर बार competent रहना है कि कहाँ use करना है ये fund, and जो audit report आए should be laid before the Houses of Parliament. Next is right to dividend. So basically ये वो वाला पॉइंट है जो मैंने आपको कहा था लेट अस कीप इट अंडर होल्ड. मैं आपको 127 पे लेके जाती हूँ. हियर यू गो, 127. So punishment for failure to distribute dividend under section 127. So अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर डिक्लेयर कर दिया है डिविडेंड बट पे नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी. कंपनी को पेनल्टी लगेगी एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 18% कि अब इंटरेस्ट के साथ पैसा दो,
और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पेनल्टी लगेगी इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years एंड, वर्ड देखो एंड, यूजुअली यू सी और, बट यहाँ पे है वर्ड एंड, फाइन ऑफ ₹1,000 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। ये इंपॉर्टेंट नोट, एएस एज वेल एज इंडिया के हिसाब से जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं ना, तभी ही ये डिविडेंड लायबिलिटी बनता है। अगर डिविडेंड प्रपोज्ड है, प्रपोज्ड डिविडेंड इज नॉट योर लायबिलिटी, प्रपोज्ड डिविडेंड इज नॉट योर लायबिलिटी। जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, इट बिकम्स योर लायबिलिटी। सो एज पर ये अकाउंटिंग का ऑथर्स नोट है, आई जस्ट वांटेड टू मेक यू रियलाइज कि व्हाट इज द अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ द डिविडेंड व्हिच इज डिक्लेयर्ड। As per AS4 India AS 10, if dividends are declared after the balance sheet date, जो usually after the balance sheet date होता है, but before the financial statements are approved, जो हमेशा ऐसे ही होता है, the dividends are not recognized as liability, क्योंकि as on 31st of March it was not the liability. Hence there is no obligation which is lying as on that date 31st of March. Such dividends are just disclosed in notes to accounts कि dividend declare हुआ है, मतलब propose हुआ है। नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए गाइस, यू आर द क्रेडिटर, ठीक है, एंड आपको मुझे आपने मुझे कोई गुड्स ट्रांसफर किए हैं, सामान ट्रांसफर किए हैं, ऑन द सेकेंड हैंड मैंने भी आपको कुछ गुड्स ट्रांसफर किए। सो कैन वी से अपना जो ट्रेड है, वो जो अमाउंट होगा वो मैं नॉक ऑफ कर सकती हूँ, लीगली इसको एडजस्ट कर सकती हूँ। यू हैव गिवन मी सम गुड्स, आई हैव गिवन यू सम गुड्स, जो अमाउंट है वो हम लोग नॉक ऑफ कर सकते हैं। आपको मेरे पास से 5,000 रुपये लेने हैं, मुझे आपके पास से 10,000 रुपये लेने हैं, वील नॉक इट ऑफ एंड वील से कि आप 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दो, सिंपल। इन द सिमिलर फैशन, अगर कंपनी है के लिमिटेड, कंपनी हैज टू डिक्लेयर डिविडेंड टू मी, बट आई एम द डेटर टू द कंपनी, मुझे कंपनी को पे करना है 5,000 रुपये। अब कंपनी क्या बोलेगा मुझे कि खुशबू मैम मुझे आपको डिविडेंड देना है ऑफ 3,000 रुपीज़। मैंने कहा हाँ तो दे दो। बोलते नहीं नहीं मैम, आपको भी तो देना है 5,000 रुपये। तो एक काम करते हैं, मैं ये जो 3,000 रुपीज़ है ना, आई विल एडजस्ट इट अगेंस्ट द 5,000 रुपीज़ ड्यू, तो अभी आप रिमेनिंग 2,000 मुझे पे कर दो। बोलो चलेगा? कैन कंपनी एडजस्ट द डिविडेंड अगेंस्ट द लीगल ड्यू? येस और नो? आंसर इज येस। अगर कंपनी का यहाँ पे कोई डिफॉल्ट नहीं है, कंपनी हैज लीगली एडजस्टेड द ड्यू अगेंस्ट क्रेडिटर, डेटर रिलेशनशिप, ट्रेड रिलेशनशिप, अगेंस्ट द एप्लीकेशन मनी ऑफ द शेयर्स, तो यहाँ पे कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी को पेनल्टी नहीं लगेगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मैंने कंपनी को कहा कंपनी सुनो ना, मैं तो हूँ यूके में, मेरा एनआरओ अकाउंट है, एनआरई अकाउंट है, ये है वो है, मेरा जो डिविडेंड का पैसा है वो आप फलाना अकाउंट में ट्रांसफर करना, फिर ऐसा करना, फिर वैसा करना, ऐसा करके लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी मैंने कंपनी को। कंपनी आया, मुझे कहा खुशबू मैम आपने ये जो सारा इंस्ट्रक्शन दिया है ना, मैंने सुना, मैंने समझा, बट मैं इसे फुलफिल नहीं कर पाऊँगा। आपको सीधा सीधा रोकड़ा रुपीज़ में डिविडेंड लेना है तो लीजिए, एल्स मैं आपकी रिक्वेस्ट को अधेर नहीं कर पाऊँ। ये बाकायदा कंपनी ने मुझे ट्रांसफ़र किया, मुझे बताया ये चीज़। मैंने बोला नहीं 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 कंपनी करना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। कंपनी ने बोला कि मैडम पॉसिबल नहीं है। मैं तो जिद पे अड़ गई, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा ही चाहिए डिविडेंड। कंपनी ने मुझे डिविडेंड पे नहीं किया। अब मुझे बताओ, दिस नॉन पेमेंट इज बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट? शुड कंपनी गेट द पेनल्टी फॉर नॉट पेइंग डिविडेंड टू मी? गलती किसकी, कंपनी की है या यहाँ पे हमारी गलती है? कंपनी की कोई गलती नहीं, क्योंकि कंपनी ने इंस्ट्रक्शन सुने, कंपनी ने बाकायदा ये हमको बताया कि आई कैन नॉट अधेयर टू योर इंस्ट्रक्शन। उसके बाद अगर कंपनी फेल्स टू पे मी द डिविडेंड, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ देयर फॉल्ट। समझ में आया? पक्का श्योर? ओके, सो केस 1 क्लियर, केस 2 क्लियर, केस 3। अगर बिकॉज ऑफ एनी लॉ कोई ऑर्डर आ गया है, कोई लीगल प्रोविजन के तहत लीगली कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, बट बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन, पॉलिटिकल रीजन, कुछ रीजन के कारण डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया। सो लीगल प्रोविजन के कारण अगर कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है डिविडेंड, तो उसकी कोई गलती नहीं है। सो ऐसे ही मुझे आपको केसेस पढ़ाने हैं कि जहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। नो ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कमिटेड इफ द डिविडेंड वाज नॉट पेड बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। सेकेंड, शेयर होल्डर्स गेव सम डायरेक्शंस and such directions cannot be compiled
एंड द सेम वॉज कम्युनिकेटेड. हाँ, अगर कंपनी मुझे नहीं बताती और मुझे अंधेरे में रख करके डिविडेंड पे नहीं करती तो कंपनी की गलती थी. बट द सेम वॉज कम्युनिकेटेड टू मी, तो बॉस गलती है मेरी, कंपनी की नहीं. नेक्स्ट, देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग हु शुड रिसीव द डिविडेंड. टाइटल क्लियर नहीं है. नेक्स्ट, if dividend is lawfully adjusted against the sum which is due, for example share application money against the call money, तो अगर एप्लीकेशन मनी के वाया कोई पैसा देना बाकी है कोई दिक्कत नहीं, या फिर एनी अदर रीजन वेयर इट वॉज नॉट द गलती ऑफ द कंपनी. सो इन सारे पांचों केसेस में कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी को पेनल्टी नहीं लगेगी. समझ में आया? पक्का श्योर? So this is a quick recall chart, ये हम लोग बाद में देखेंगे. Now let me take you to the last provision of this particular part, that is 126. देखो, right to receive dividend, तो basically right of dividend, right shares, bonus shares, किसके लिए? When the shares are pending transfer. पहले समझते फिर देखते. See for example shares मेरे पास है, मैंने ये shares ट्रांसफर करने का सोचा है मिस्टर ए को. So अगर ये shares का ट्रांसफ़र प्रोसीजर्स मैंने स्टार्ट किया बट ट्रांसफ़र प्रोसीजर्स कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब अभी ये शेयर्स फिलहाल के लिए कंपनी के बुक्स में ये शेयर्स ट्रांसफ़र होना शुरू तो हुआ है बट किसके पास गया है ये नहीं पता. अब उस शेयर्स पे कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, उस शेयर्स पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है राइट शेयर्स, उस शेयर्स पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है बोनस शेयर्स. उसका क्या होगा? ठीक है, तो वो प्रोविजन चलो पढ़ते हैं. सो फॉर द शेयर्स पेंडिंग ट्रांसफर, उसके लिए जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है ना, दैट डिविडेंड शैल बी ट्रांसफर टू अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट. द शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट. ठीक है, सिंपल. बट अगर मैंने कंपनी को राइटिंग में दिया है कि आई ओनर ऑफ शेयर्स रेंजिंग फ्रॉम सो एंड सो टू सो एंड सो, आई हैव 15 शेयर्स ऑफ योर कंपनी, I want you to pay the dividend to Mr. XYZ, जिसको भी मैंने शेयर्स ट्रांसफर कराया है. अगर मैंने इन राइटिंग आपको बताया है तो फिर कंपनी की गलती, तो फिर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डिविडेंड हम ट्रांसफर ही को दे दें. Unless the registered shareholder, that is me, has authorized the company in writing to pay such dividend to transfer री. अगर राइटिंग में दिया है तो उसको दे दो, राइटिंग में नहीं दिया है, आपको नहीं पता है किसको देना है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करो. नेक्स्ट, बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स जिसके ट्रांसफ़र पेंडिंग है, इसके लिए कुछ नहीं करना है. इसके लिए सच बोनस शेयर्स एंड सच राइट शेयर्स विल बी केप्ट अंडर अबेयंस, होल्ड पे रख देंगे. इसको क्या करेंगे? होल्ड पे रख देंगे. शैल बी केप्ट इन अबेयंस. मैम वो राइटिंग वाला पार्ट, ऑथोराइजेशन, ऐसा कुछ भी नहीं, सीधा सीधा राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स शिल बी केप्ट अंडर अबेयंस, होल्ड पे रख दो. ठीक है. सो फॉर द शेयर्स shares pending transfer, this is 126. pending transfer, उसके लिए डिविडेंड का क्या हाल करेंगे? सो generally we transfer this to unpaid dividend account. but if इन राइटिंग हमको ऑथोराइजेशन मिला है, ऑथोराइजेशन फ्रॉम होम? फ्रॉम रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स. रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, तो ये पैसा किसको ट्रांसफर करेंगे? देन ट्रांसफर इट टू ट्रांसफरी. राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, कुछ नहीं, सीधा सीधा केप्ट अंडर अबेयंस. केप्ट अंडर अबेयंस जब तक टाइटल क्लियर नहीं हो जाता. केप्ट अंडर अबेयंस. जनरली ऑथोराइजेशन मिला है तो ये दो केस हैं, अनपेड, ट्रांसफरी, अबेयंस. सिंपल, पक्का श्योर?
तो चलिए लास्ट टाइमलाइन पे चल देते हैं. क्विक रिकॉल. डेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन 5 डेज के अंदर अंदर ट्रांसफर टू अ सेपरेट अकाउंट. 30 डेज के अंदर अंदर कंपलसरी पेमेंट, नहीं तो पेनल्टी अंडर सेक्शन 127. कंपनी को 18%, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को इतना इतना. 7 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट अगर कुछ चीज़ अनक्लेम रह जाती है. अगर नहीं किया तो पेनल्टी एट द रेट ऑफ 12%. इसके 90 दिन के अंदर अंदर जैसे ही ट्रांसफ़र कर दिया उसके 90 डेज़ के अंदर अंदर डिटेल्स ऑन द वेबसाइट ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए. ये पैसा 7 साल तक रहेगा कहाँ पे? अनक्लेम डिविडेंड में. उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए तो IEPF अकाउंट. अगर ये नहीं हुआ तो पेनल्टी अंडर सेक्शन 124. ये 2 पॉइंट है. कंपनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट. यू रिमेंबर 500 रुपीज़ पर डे, 100 रुपीज़ पर डे, अप टू मैक्सिमम 2 लाख, अप टू मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़. बराबर है. डन. आपका सारा का सारा प्रोविजन विथ रिगार्ड्स टू डिविडेंड गेट्स ओवर हियर.